हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की। तो जानेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। वैसे हाई स्कूल के सिलेबस में सिर्फ 6 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जितना दिया है उतना ही बताएं। तो उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आज के बाद दोबारा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार से संबंधित कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम पहले सबका नाम जान लेते हैं। जो रासायनिक अपक्रियाएं हमने लिखा है यहाँ, तो इसमें सबसे पहली जो अपक्रिया है वो है योगात्मक संयोजन अपक्रिया। तो दूसरी है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, और तीसरी है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। और इसके बाद है चौथा है वियोजन अपक्रिया, और पांचवा है अपघटन अपक्रिया, और छठवां है उदासीनीकरण अपक्रिया। और दो अपक्रियाएं बाहर से हैं, मतलब कि वो इस टाइप में नहीं आती, लेकिन फिर भी उनकी अलग कैटेगरी है। उसमें है एक ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं और एक है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योगात्मक या संयोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि इसमें नाम में ही है योगात्मक, योगात्मक मतलब होता है जुड़ने वाली। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, कोई जो नहीं दो ही हो, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, और दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर दें, या फिर दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक तीसरे एक यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब अभिकारक में दो या तीन रहेंगे, लेकिन उत्पाद जो बनेगा वो केवल एक होगा। तो इस टाइप की अपक्रिया में हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, इसका हम दो उदाहरण समझा देते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का बनना। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की क्रिया होती है। तो कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और दोनों तत्व मिल जाते हैं और बनता है एक नया तत्व, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एक नया यौगिक बनता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बन जाएगा गिव्स आउट CO2। तो इस अपक्रिया में देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व हैं और वो दोनों जो है जुड़ गए हैं और एक नए पदार्थ का, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अलावा जान लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल वो है H2 + Cl2, और ये बन जाएगा 2HCl। मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये 2HCl होगा, क्योंकि इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों अपक्रिया में हम देख रहे हैं कि दो नए नए तत्व हैं और वो दोनों आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये संयोजन अपक्रिया है। अब जान लेते हैं दूसरे, ये पहले संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल था, और दूसरा जान लेते हैं हम कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो पहले जान लेते हैं कि विस्थापन अपक्रियाएं होती क्या। विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से हटना, पलायन कर जाना। तो इसमें क्या है कि कोई तत्व होगा एक, और एक यौगिक होता है, और जो तत्व होगा वो यौगिक में से उसके तत्व को विस्थापित कर देता है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि जैसे है कि एग्जाम्पल है Fe + CuSO4, आयरन और कॉपर सल्फेट। तो इन दोनों की जो क्रिया होती है, तो ये जो आयरन है ये अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम बता चुके हैं, उसका वीडियो आई बटन पर जाकर देख लें। तो उसमें हमने ये बताया कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील होगा
वो कम क्रियाशील वाले ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है। तो इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसमें क्या होगा, जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये हो जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। बाहर कौन निकल गया, Cu। Cu किस में था, यौगिक में था, और लेकिन आयरन जो है ज़्यादा क्रियाशील था तो इसको Cu को विस्थापित कर दिया। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये बना क्या कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विदाउट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर हमको कॉपर बना है एक जो है विस्थापन के पश्चात एक तत्व अलग से हो गया। और इसके बाद हम इसका दूसरा एग्जांपल जान लेते हैं। यह है Mg प्लस CuCl2, Mg प्लस कॉपर क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा कि हम देख लेंगे कि Mg जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ये अभिक्रिया तभी होती है कि जब अधिक क्रियाशील देख लेते हैं तत्व होगा और जो कम क्रियाशील तत्व होगा वो यौगिक के साथ होता है। तो इसमें क्या है कि Mg जो है Cu की जगह ले लेगा, मतलब Cu को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। तो ये हो जाएगा MgCl2 और प्लस Cu। तो दोनों दशाओं में देख रहे हैं कि जो कॉपर है वो विस्थापित हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि जब कोई तत्व किसी यौगिक से, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और इसके बाद है तीसरे नंबर पे है उभय अपघटन। उभय अपघटन कामा द्विविस्थापन या अवक्षेपण अपक्रिया। तो अब की बार जिस अपक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये इसके 3 नाम है। इसको कहते हैं उभय अपघटन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया और या फिर अवक्षेपण अपक्रिया। तो जान लेते हैं कि उभय अपघटन अपक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिक एक दूसरे के मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं। मूलक अभी समझाते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि धनायन ऋणायन से अदला बदली हो जाती है। मतलब दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिकों के पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन से जुड़ जाएगा, फिर दूसरे यौगिक का ऋणायन पहले यौगिक के धनायन से जुड़ जाएगा। मतलब इस तरीके से अदला बदली हो जाती है। तो मूलकों की मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिकों से उसके मूलों की अदला बदली हो जाती है तो उसे द्विविस्थापन उभय अपघटन या अवक्षेपण अपक्रिया कहता है। अवक्षेपण अपक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया में एक अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो कि जल में आघुलनशील होता है, उसका निर्माण होता है, तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल जान लेते हैं अवक्षेपण अपक्रिया का। तो यह है NaCl प्लस AgNO3। तो हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस, Ag पर प्लस NO3 पर माइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा कि Na प्लस है तो इसका NO3 से होगा। पहले यौगिक का धनायन दूसरे यौगिक के ऋणायन से जुड़ जाएगा और पहले यौगिक का ऋणायन दूसरे यौगिक के धनायन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये क्या है, AgCl ये अवक्षेप है। अवक्षेप मतलब ये बालू की तरह सफेद रंग का कोई पदार्थ होता है जो अलग निकल जाता है, जो जल में आघुलनशील होता है। तो इस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो इसलिए इसको अवक्षेपण अपक्रिया भी कहते हैं। तो फिर से जान लेंगे इसमें क्या होता है कि दो यौगिक होंगे और दोनों यौगिकों में उनके मूलकों की अदला बदली हो जाएगी। मतलब धनायन वाला यौगिक का धनायन वाला पार्ट
दूसरे यौगिक के ऋणायन से, और इस तरीके से अदला बदली हो जाएगी दोनों यौगिकों के धनायन और ऋणायन। और इसमें हम एक एग्जांपल और जान लेते हैं। तो इसमें है Na2SO4 किताब में दिया है प्लस BaCl2। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड है और यह सोडियम सल्फेट। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ SO4 पर माइनस, Ba पर प्लस, Cl2 पर माइनस। तो ये SO4 Cl2 यही सब क्या है, मूलक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सोडियम धनायन है इसका क्लोरीन से रिएक्शन हो जाएगा, तो बन जाएगा 2NaCl प्लस, और Ba और SO4, इसका Ba प्लस है इस पर चार्ज और SO4 पर माइनस, तो बन जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। और यही जो बेरियम सल्फेट है यही एक सफेद अवक्षेप के रूप में होता है। तो ये है अवक्षेप। तो इस टाइप की कोई भी अपक्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि दो यौगिक होंगे, दोनों यौगिकों के मूलकों की अदला बदली हो जाती है। और फिर चौथी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। तो लिखेंगे नहीं, इसके बारे में समझ लेते हैं वियोजन क्या होता है। वियोजन मतलब होता है कि वि मतलब होता है टूटना, और योजन का मतलब होता है जोड़ना। तो मतलब ऐसी अपक्रियाएं होती हैं कि जिसमें कोई एक पदार्थ टूटता है और नए पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब एक पदार्थ टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, नए नए पदार्थों में। तो लेकिन ये अपक्रिया की खूबी ये होती है वियोजन की कि अगर कोई बाह्य उत्प्रेरक लगता है, उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे कि जो रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कराते हैं। तो उत्प्रेरक मतलब होता है कि बिचवैया का काम करना, या बीच में से बीच में जाकर किसी के, जैसे दो लोगों का मामला अगर कोई उलझा हो तो उसमें कोई तीसरा आकर उनके मामलों को सुलझा दे। जैसे शादियों में क्या होता है, अगुआ होते हैं, तो दो लोगों की शादियों में वो क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, इस तरीके से शादी संपन्न होती है। तो इस तरीके से यहाँ उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो इसमें क्या है कि वियोजन अपक्रिया में कि एक पदार्थ टूटता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन अगर बाह्य क्रिया को हटा दिया जाए या बाह्य उत्प्रेरक को हटा दिया जाए तो पुनः वही बन जाता है। मतलब ऐसे समझेंगे कि एक होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया, इसके बारे में जानेंगे पहले तब समझ में आएगा। उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब होता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो दोनों तरफ चलती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, फिर उत्पाद से अभिकारक का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका चिन्ह ये होता है, ऐसे तीर लगा होगा इधर से इधर। मतलब ये ऐसी अपक्रिया होती है, जैसे हम ये ऐसे देख लेते हैं कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। दोनों तत्व मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण, ये यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम क्या करें कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः अगर हम कार्बन ऑक्सीजन पा जाएं तो ये अभिक्रिया वियोजन अपक्रिया होगी। तो मतलब ये अपक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यही इसमें फर्क है। बी मतलब एक बार टूट जाते हैं, फिर परिस्थिति हटा दे बाह्य परिस्थिति तो जुड़ जाएंगे। तो इस टाइप के हम अपक्रियाओं में हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा PCl5। तो हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2। और इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं कि NH3 के बारे में भी लिख सकते हैं। एक अपक्रिया और है इसमें NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा, PCl3 का मतलब, PCl5 का मतलब। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये क्या होगा कि वियोजित मतलब वियोजन होगा जब इसका, दो वियोजन होता है, एक उसमें और वैद्युत वियोजन होता है। तो वियोजन में इसमें टूट गया है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये टूट गया है दो नए यौगिकों में। तो पहला है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में, और यहाँ NH4Cl ये क्या है कि बन जाएगा NH3 और प्लस HCl, मतलब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये चिन्ह क्या बता रहा है कि मतलब इसमें क्या है कि ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगा। मतलब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन पा सकते हैं, और फिर इनको अगर हम जोड़ दें, मतलब इन दोनों से फिर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, इस टाइप की जो अपक्रियाएं होंगी वो होंगी वियोजन अपक्रिया। मतलब इसमें टूट जाए और फिर परिस्थित बाह्य परिस्थिति को हटाने पर पुनः जुड़ जाए। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि अपघटन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो अपघटन अपक्रियाओं के बारे में जान लेंगे। तो ये मतलब सेम वियोजन अपक्रियाओं की तरह ही है, इसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। पांचवा है अपघटन अपक्रियाएं। तो इसमें क्या होता है, वियोजन अपक्रियाएं अपघटन अपक्रियाओं में बहुत थोड़ा सा अंतर। वियोजन अपक्रिया में क्या था कि उसमें एक पदार्थ रहता था, वो टूट जाता था दो या दो से अधिक नए पदार्थों में, लेकिन परिस्थिति को हटाते ही पुनः वो दोनों नए पदार्थ जुड़कर फिर से पहला वाला पदार्थ बना देते थे। लेकिन इसमें अपघटन अपक्रिया में क्या होगा कि इसमें कोई एक पदार्थ टूटेगा, मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाते हैं, बस। मतलब वो टूट जाएगा लेकिन पुनः वो जुड़ेगा नहीं। और वियोजन अपक्रिया में क्या था, एक बार कोई पदार्थ टूट जाता था, फिर बाह्य परिस्थिति के हटाने पर वो पुनः जुड़ जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक बार टूट जाएगा, दोबारा जुड़ेगा नहीं। मतलब ये एक दिशा में चलने वाली अपक्रियाएं होती हैं। यही इन दोनों में थोड़ा सा फर्क वियोजन और अपघटन में, कि वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, उत्क्रमणीय, और जो अपघटन अपक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो इसको हम जान लेंगे, इसका एग्जाम्पल तो इसमें आता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको जब तोड़ा जाता है तो ये दो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दो पदार्थों में टूट जाता है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं कली चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या है कि हम ये जो उत्पाद बना है इससे हम कभी अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक बार टूटकर दो नए पदार्थों में बट गया। अब इन दोनों नए पदार्थों से हम कैल्शियम कार्बोनेट कभी नहीं पा सकते। यही इन दोनों क्रियाओं में फर्क है। तो इसके अलावा छठा क्रिया हम जान लेते हैं जो कि है उदासीनीकरण क्रिया। तो उदासीनीकरण क्रियाओं के बारे में जान लेंगे, तो इसमें अगले चैप्टर में इसको डिटेल से बताया जाएगा, तो अभी ही बता देते हैं। तो ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें अम्ल और क्षार, एक अम्ल होगा एक क्षार होगा, और दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार जब भी आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों इसको उदासीनीकरण कहते हैं? क्योंकि जल का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही आसान इसको समझना, कि इसको जान लेंगे। इसको हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इससे समझ लेंगे कि अम्ल प्लस क्षार और ये हो जाएगा लवण प्लस जल। मतलब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस टाइप की अभिक्रिया में हम एक उदाहरण जान लेंगे
कि NaOH प्लस HCl। कोई बात मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्षार लिखें कि पहले अम्ल लिखें। NaOH क्षार है, HCl अम्ल है। अब इन दोनों की क्रिया होगी तो Na से Cl जुड़ जाएगा, हो जाएगा NaCl प्लस, और हाइड्रोजन से ये पूरा हो जाएगा H2, तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। मतलब क्या बनेगा, नमक और जल। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसके अलावा भी कई अपक्रियाएं हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसमें हम बताएंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, तीव्र अपक्रियाएं क्या होती है, मंद अपक्रियाएं क्या होती हैं, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है उपचयन और अपचयन अपक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, उसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें।